Hello everyone. This is the second video of spectroscopy short revision notes. In the first video, we have discussed about atomic spectroscopy. In that video, we have also discussed about term symbols and spectral details. In this video, we will discuss about various types of molecular spectroscopy like rotational, vibrational, Raman, electronic, etc. So let's start this video. So the first topic is rotational spectroscopy, which is also called as microwave spectroscopy. We have different types of molecule like symmetric top molecule, spherical top, asymmetric top, and linear molecule. And their moment of inertia is different for each molecule. If moment of inertia is different, then their energy will also be different, because in energy term we can see in denominator we have I means moment of inertia. इसलिए अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट डिफरेंट मोमेंट ऑफ एनर्जी है तो सबकी एनर्जी भी डिफरेंट होगी हर मॉलिक्यूल की. इसलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल लाइक सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल, जिसका एग्जांपल CH3 है. इसमें क्या होता है, जो बी डायरेक्शन और सी डायरेक्शन के अलोंग जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लग रहा है वो हमारा इक्वल होता है, और जो एक डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लग रहा है वो जीरो के इक्वल नहीं होता है. देन स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल, इसमें हमारा तीनों डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होता है लाइक CH4 मॉलिक्यूल. देन है हमारा एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल. इसमें क्या है, तीनों डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल नहीं होता है, मीन्स एसिमेट्रिक नाम से पता चल रहा है कि सभी डायरेक्शन में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे. देन हमारे पास लिनियर मॉलिक्यूल लाइक OCS, HCl, ये सब का हमारे पास क्या होता है, लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं. तो इसमें क्या होता है, हमारा IB और IC मीन्स B एंड C डायरेक्शन में हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होता है, और ए डायरेक्शन हमारा नेग्लिजिबल या फिर आप जीरो बोल सकते हैं इसको. ये हमारा एनर्जी का फॉर्मूला है रोटेशनल के लिए, H2/2I J+1. जे हमारा यहाँ पर रोटेशनल क्वांटम नंबर है, एंड एच कट हम H/2 पाई को हम एच कट लिखते हैं. देन ये हमारा एनर्जी था जूल्स की टर्म्स में. अगर हम सेंटीमीटर इनवर्स की टर्म्स में निकालें, जैसे हमको पता है ई हमारा क्या होता है, एच न्यू को हम HC/λ लिख सकते हैं. म्यू होता है हमारा C/λ, और 1/λ को हम म्यू बार लिख सकते हैं. म्यू बार मतलब वेव नंबर, तो हम इसको HC म्यू बार लिख सकते हैं. तो अगर हम म्यू बार इक्वल से निकालेंगे तो हमारा E/HC आएगा, और म्यू बार क्या है, हमारा वेव नंबर मतलब अगर लैम्डा हमारे पास मीटर है तो म्यू बार का यूनिट क्या होगा, मीटर इनवर्स. इस तरीके से अगर हमको एनर्जी को सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो हमसे क्या करेंगे, HC से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो एनर्जी है वो सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. इसलिए यहाँ पर हमने एनर्जी को HC से डिवाइड किया है, और जो हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है H/8π² IC J+1, ये हमारा सेंटीमीटर इनवर्स की टर्म्स में है. यहाँ पर H हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, जो कि 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है. ये कांस्टेंट टर्म है H/8π²IC, इसको हम B लिख सकते हैं. तो अगर हम एनर्जी को, ये जो कांस्टेंट है H/8π²IC, इसको अगर हम B लेते हैं तो B J+1 है, ये हमारा एनर्जी का फॉर्मूला हुआ. देन हमने जैसे पढ़, यहाँ पर है हमारा सिलेक्शन रूल हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए डेल्टा J इक्वल टू +-1 होता है. मीन्स डेल्टा J अगर हमारा +-1 है तो हम एक मान सकते हैं, अगर J हमारा 0 से जा रहा है तो J हमारा कहाँ जाएगा, 1 तक जाएगा. सो अगर हम डेल्टा E निकालना चाहें तो डेल्टा E क्या होगा, E1 - E0 मीन्स जो फर्स्ट लेवल पे जो एनर्जी हमारी और जो हमारी ग्राउंड लेवल पे एनर्जी है, अगर हम इसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लें तो हमें एनर्जी डिफरेंस मिल जाएगा. तो अगर E1 - E0 करें तो E1 क्या हमारा J की वैल्यू है, तो B, अगर J के जो हमने ऊपर एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था B J+1, यहाँ पर अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारी क्या वैल्यू होगी, 1 +1 माइनस E0 क्या है हमारा, जो कि 0. यहाँ पे J की वैल्यू 0 लिखेंगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी. मीन्स हमारे पास ऐसे करके वैल्यू आ रही है 2B. ये एनर्जी कितनी आई, हमारी डेल्टा E जो एनर्जी डिफरेंस आया 2B. अगर हम जो ग्राउंड लेवल पे जो रोटेशनल क्वांटम नंबर है उसको हम अगर J लें, और जो एक्साइटेड स्टेट में है उसको हम J' लें, और अगर हमारा डेल्टा J हमारे +-1 का डिफरेंस है तो J' हमारा J+1 के इक्वल होगा. तो अगर हम डेल्टा E का फॉर्मूला लिखें, B J' +1 माइनस B J+1,
भी लेवल का आपको कैलकुलेट करना है एनर्जी डिफरेंस, तो जो ऊपर वाला लेवल है उसका एनर्जी का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और जो नीचे वाला लेवल है उसका एनर्जी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। देन इसको सॉल्व करेंगे। जे डैश के प्लेस में हम J+1 लिख सकते हैं, और अंदर अगर J+1 और यहाँ पे भी +1 है तो J+2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे बी J+1। देन इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बी और J+1 को कांस्टेंट ले लेते हैं, दोनों में है। देन हमारे पास आएगा J+2 एंड माइनस J, तो आ जाएगा हमारा 2B J+1। मीन्स हमारी एनर्जी डिफरेंस क्या आई, 2B J+1, जो कि हमारे पास ये फॉर्मूला है एनर्जी डिफरेंस का। देन अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो इसका फॉर्मूला ½ I⍵²। अगर कोई मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है मीन्स रोटेशनल मोशन है, ओमेगा क्या होता है हमारा एंगुलर वेलोसिटी होता है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देन हमारे पास टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 2π/ω। देन हमारे पास एल मीन्स एंगुलर क्वांटम नंबर है, L=I⍵। वी हमारे यहाँ पर R⍵ है, वी हमारा क्या है लीनियर वेलोसिटी, और ओमेगा क्या हमारा एंगुलर वेलोसिटी। देन हमारा सिलेक्शन डिस्कस कर लिया हमने। देन ये हमारा फॉर्मूला है जो कि बोल्ट्जमैन ने दिया था, NF/NI, जो हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिस्कस किया था ये फॉर्मूला। यहाँ पर की भी क्या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो कि होता है 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं रहती है एग्जाम में तो आप इसको R/NA से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देन यहाँ पर जी पहले पहले बताया था डिजनरेसी है, डिजनरेसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2J+1 से। यहाँ पर J क्या है, J हमारा रोटेशनल क्वांटम नंबर है। यहाँ पे आप जिस लेवल का आपको कैलकुलेट करना है उस लेवल का जो भी J का वैल्यू होगा वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको 2J+1 से इसकी डिजनरेसी मिल जाएगी। देन ये हुआ अगर दो लेवल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तब। अगर आपको सिंगल लेवल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है ये कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। देन आपको J मैक्स कैलकुलेट करना है, मीन्स मैक्सिमम क्वांटम नंबर क्या हो सकता है रोटेशनल का, वो कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला है √kBT/2BHc माइनस हाफ। देन ये हमारा फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 1/2π से √k/μ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट आते हैं एग्जाम में। देन है हमारे पास आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन मतलब अगर आपने कुछ सब्स्टिट्यूट किया, फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl है, HCl का हमारे पास HCl का दो दो आइसोटोप है, Cl35 और Cl37। हमारे पास दो आइसोटोप हैं, तो दोनों के केस में हमारे पास जो रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है, बी की वैल्यू वो डिफरेंट होगी। अगर 35Cl है उसके लिए डिफरेंट होगी, 37Cl उसके लिए डिफरेंट होगी। और ये डिपेंड कैसे करता है, बी हमारा रोटेशनल कांस्टेंट जो है हमारा डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है म्यू के। म्यू क्या है यहाँ पर हमारा, ये हमारा रिड्यूस्ड मास है, और रिड्यूस मास कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है μ=m1m2/m1 + m2। जैसे कि हमारे पास बी का क्या फॉर्मूला था, बी हमारा फॉर्मूला था एच एच H/8π²IC, और आई हमारा क्या होता है, आई को हम एक लिख सकते हैं μr²। तो यहाँ से पता चलता है कि बी का हमारे साथ म्यू के साथ हमारा इन्वर्सली रिलेशन है, मीन्स बी हमारा ये रिलेशन फॉलो करता है। मीन्स अगर आप कोई भी मॉलिक्यूल का मास बढ़ाते जाएंगे तो उसका जो रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है वो कम होती जाएगी। देन हमारे पास ये एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है D = 4B² / μ²। डी हमारे पास क्या है, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट, जिसकी हमेशा वैल्यू 10⁻³ से 10⁻⁴ के बीच में आती है। ये याद रखने से ये फायदा है कि अगर एग्जाम में आपको किसी भी कभी सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है तो आपको एक आइडिया लगे कि आपकी वैल्यू इस रेंज में आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही मतलब वो गलत है, आपने गलत सॉल्व किया है। देन हमारे पास है ये रिलेशन कि हमारे रोटेशन कांस्टेंट की वैल्यू मच मच ग्रेटर देन सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट। देन हियर म्यू इज वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। देन हमारा नेक्स्ट इज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। मीन्स कोई, इसका मतलब कि अगर कोई एक यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है और एक मॉलिक्यूल है जो कि यहाँ से इसमें वाइब्रेशन हो रहा है, एक बार ये अंदर की तरफ जा रहा है, एक बार बाहर की तरफ जा रहा है, इस तरीके से होता है हमारा
वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। इसमें क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव होने के लिए उसमें कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। मीन्स कोई भी हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि HCl। HCl में क्या है, हमारे पास Cl का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो ये हमारा डाइपोल मोमेंट, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होगी डाइपोल मोमेंट की, इसलिए हमारा आईआर एक्टिव है। लेकिन अगर इसके प्लेस में आप कोई होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल ले लें, फॉर एग्जांपल H2, O2, Cl2, तो इसमें क्या होगा, दोनों मॉलिक्यूल सेम है, दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। हम किसी को कह नहीं सकते कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। मीन्स इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और हो जाएगा जीरो। इसलिए जो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं उनका जो वो आईआर एक्टिव नहीं होते हैं। उसके अलावा जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सभी आईआर एक्टिव हैं। देन हमारे पास ये फॉर्मूला है, v इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स। यहाँ पर के हमारा फोर्स कांस्टेंट है, एक्स हमारा डिस्टेंस है। देन हमारा इसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला है, जैसे कि रोटेशनल की एनर्जी का फॉर्मूला था बी जे प्लस वन, यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मूला है वी ई इक्वल्स टू वी प्लस हाफ एच न्यू। वी हमारे यहाँ पर रोटेशनल क्वांटम नंबर है। देन ये हमारे जूल्स में था, सेंटीमीटर इनवर्स में कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, एच सी से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एच न्यू की जगह एच न्यू बार, यहाँ पे न्यू बार आ गया है। इसका सिलेक्शन रूल क्या है, प्लस माइनस वन। देन ये हमारा फॉर्मूला है वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी का, 1/2 पाई से अंडर रूट के बाई म्यू। देन हमारे पास मोर्स पोटेंशियल कर्व क्या होता है, एक पैराबोलिक कर्व होता है। तो क्या होता है हमारे पास जनरली एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए होता है, एक होता है हार्मोनिक जो हमने ऊपर पढ़ा फॉर्मूले, वो हार्मोनिक ऑसिलेटर के फॉर्म लेते हैं। ये क्या होता है एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। हार्मोनिक और एन हार्मोनिक में डिफरेंस ये है, हार्मोनिक में हम ऐसा मान के चलते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल है वो अपने पोजीशन से हमेशा वाइब्रेट होता रहता है। और उस फॉर एग्जांपल अगर हम इसको स्टेशनरी माने तो मॉलिक्यूल वाइब्रेट होकर यहाँ तक गया, देन अगर यहाँ से एज्यूम करो तो ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट होकर यहाँ तक गया फिर वापस आया, ये हमारा होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर। लेकिन एनहार्मोनिक में क्या होता है कि एक लेवल के बाद एक लेवल ऐसा आता है कि जहाँ से मॉलिक्यूल उस डिस्टेंस के बाद आगे वाइब्रेट होकर के नहीं जा सकता है। वो क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा। मीन्स कोई एक रबड़ है, आप उसको खींचते जाइए, एक टाइम ऐसा आएगा जिसके बाद वो रबड़ होगा ब्रेक हो जाएगा। ये हमारा एनहार्मोनिक ऑसिलेटर है। तो एनहार्मोनिक को कंसीडर करके हम कुछ फॉर्मूले आते हैं, जैसे कि हमारे पास एक ये फॉर्मूला है v इक्वल्स टू डी ई 1 - e⁻⁻⁴ का होल स्क्वायर। यहाँ पर डी ई क्या है, डिसोसिएशन एनर्जी। एनर्जी है इसके यूनिट क्या होगा, जूल। जूल को हम न्यूटन मीटर भी लिखते हैं। देन हमारे पास ए क्या है, ए हमारा मोर्स कांस्टेंट है, और एक्स हमारा r - r इक्विलिब्रियम। आर मतलब जो इसका एक्चुअल डिस्टेंस है, और आर इक्विलिब्रियम मतलब जब वो इक्विलिब्रियम पोजिशन में था तब उसका डिस्टेंस कितना था। तो इससे हम निकल गया हमारी वैल्यू एक्स की। देन हमारे पास ये मोस्ट कांस्टेंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, और ये डी जो हमारा इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक डिसोसिएशन एनर्जी है, और डी जीरो क्या है, ट्रू डिसोसिएशन एनर्जी। मीन्स जितनी एक्चुअली उसकी होनी चाहिए, और जीरो पॉइंट एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये वाली जो एनर्जी है, ये जो फर्स्ट लेवल की एनर्जी है, ये जो एनर्जी है हमारी जीरो पॉइंट एनर्जी होगी। देन ये ग्राउंड स्टेट से जितनी एनर्जी लग रही है इसको डिसोसिएट होने के लिए, ये हमारी डी जीरो है। मीन्स इसको इतना एनर्जी चाहिए जिस मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाए। लेकिन ये जो कंप्लीट है डी जीरो प्लस जीरो पॉइंट एनर्जी, मीन्स ट्रू डिसोसिएशन एनर्जी और जीरो पॉइंट एनर्जी, दोनों को मिला करके जो है ये जो एनर्जी, ये हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपिक डिसोसिएशन एनर्जी है। हमारे पास जीरो पॉइंट एनर्जी कैलकुलेट करने से कि हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, v प्लस हाफ एच न्यू। अगर आपको जीरो पॉइंट निकालना है, जीरो पॉइंट एनर्जी होता है हमेशा ग्राउंड स्टेट के लिए। ग्राउंड स्टेट के लिए हमारी v की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अगर यहाँ पे जीरो सब्सिट्यूट करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आ गई, 1/2 एच न्यू। ये हमारी हो गई जीरो पॉइंट एनर्जी। देन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में v प्लस हाफ म्यू ई बार लिखा है, ऐसा अच्छी होगी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। यहाँ पर ओमेगा ई बार जो लिखा है वो कुछ नहीं है, वही सेम चीज़ है, वाइब्रेशनल वेव नंबर के इक्वल जो हमने ऊपर देखा था। देन हमारे पास एनहार्मोनिक के लिए हमारे पास एक टर्म और आता है, एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट के कारण। क्योंकि ये जो होता है डिसोसिएशन एनर्जी के कारण जो टर्म आता है, ये हमारा सेकेंड टर्म उसके लिए है। फर्स्ट टर्म जो हमारा नॉर्मली सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का था वही सेम टर्म है, सेकेंड टर्म डिसोसिएशन के कारण आ रहा है। देन एनहार्मोनिक के लिए सिलेक्शन रूल क्या है, डेल्टा v +- +-2 +-3।
जैसे कि हार्मोनिक के लिए क्या था, सिर्फ +-1 था, मीन्स सिर्फ एक लेवल से दूसरे लेवल जो एडजेसेंट लेवल है सिर्फ वहीं तक मॉलिक्यूल जा सकता था। लेकिन एनहार्मोनिक में उसका ट्रांजिशन +1 +2 कहीं भी हो सकता है। ये हमारा सिलेक्शन रूल हो गया एनहार्मोनिक का। देन हमारे पास कुछ ट्रांजिशन है जिसको जैसे कि सबसे पहला है फंडामेंटल ट्रांजिशन। इसमें क्या होता है, हमारे पास अगर वाइब्रेशनल लेवल्स हैं, ये हमारा 0 1 2 3 4, इस तरीके से जो वाइब्रेशनल लेवल्स हैं, अगर कोई मॉलिक्यूल 0 से 1 जा रहा है तो ये हमारा फंडामेंटल वाइब्रेशन होगा, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि डेल्टा भी हमारा +-1 होना चाहिए, सिलेक्शन रूल। देन इसके लिए एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। देन फर्स्ट ओवरटोन क्या होता है, अगर v इक्वल टू 0 से v इक्वल टू 2 जा रहा है, मीन्स ये जो है 0 से 2 जा रहा है, मीन्स +-2 का डिफरेंस है, ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट ओवरटोन। देन सेकेंड ओवरटोन क्या है, 0 से 3 हो जा रहा है, ये हमारा सेकेंड ओवरटोन। जनरली जो फर्स्ट ओवर जो हमारा फंडामेंटल है, अगर इसका हम स्पेक्ट्रम ड्रॉ करें, जो v इक्वल टू 0 से 1 की तरफ जा रहा है, इसका जो इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा। देन जो फर्स्ट ओवरटोन है उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। देन जो थर्ड ओवरटोन है उसकी एनर्जी और कम होती जाएगी। मीन्स इस तरह फर्दर एक टाइम के बाद, मतलब एक टाइम के बाद ये हमारा इसकी इंटेंसिटी डिक्रीज डिक्रीज होते हुए नेग्लिजिबल हो जाएगी। देन एक हमारा है हॉट बैंड। हॉट बैंड क्या होता है, v इक्वल्स टू 1 से v इक्वल्स टू 2, मीन्स जो ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है इससे सेकेंड एनर्जी लेवल पे जा रहे हैं, तो ये हमारा हो गया हॉट बैंड। देन हम पढ़ेंगे वाइब्रेटिंग रोटर। वाइब्रेटिंग रोटर मीन्स इसमें वाइब्रेशनल और रोटेशनल दोनों मोशन इंक्लूडेड है, तो इसलिए हम कह रहे हैं इसको वाइब्रेटिंग रोटर। इसमें क्या होता है, हम एनर्जी अगर कैलकुलेट करना है हमें वाइब्रेटिंग रोटर की, तो हम क्या करेंगे, वाइब्रेशनल और रोटेशनल दोनों की एनर्जी को ऐड कर देंगे और जो ओवरऑल एनर्जी मिलेगी वो हमारा वाइब्रेटिंग रोटर की एनर्जी हो गई। देन नेक्स्ट है हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए जो हम डेल्टा ई निकालेंगे तो हमारे पास ये जो वैल्यू है कि मीन्स हमने एनर्जी का फॉर्मूला ऊपर देखा था, तो हमको डेल्टा ई निकालना है, मीन्स एनर्जी डिफरेंस निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, जैसे कि हम रोटेशनल के लिए मैंने एनर्जी डिफरेंस आपको डिराइव करके दिखाया था, उसके लिए वैल्यू आती है 2b(j+1). नल के लिए एनर्जी की वैल्यू होती है v+12 h न्यू। और अगर आप डेल्टा ई निकालें और डेल्टा वी +-1 के रिस्पेक्ट में ले, तो हमारी जो एनर्जी आएगी वो आएगी एच न्यू, और एच न्यू हमारा जूल पे हुआ। अगर इसको सेंटीमीटर इनवर्स में करेंगे तो हम इसको म्यू बार लिखेंगे, और म्यू बार को हम ओमेगा ई बार भी लिख सकते हैं, सेम ही टर्म है उसका। तो यहाँ पर डेल्टा ई वाइब्रेटिंग रोटर के लिए क्या किया है, यहाँ पर ये वाइब्रेशनल का एनर्जी है और ये हमारा रोटेशनल का एनर्जी है। देन हमारे पास डेल्टा जे अगर +1 है तो वो लोअर लेवल, तो जे की वैल्यू लोअर लेवल की वैल्यू होगी, और अगर डेल्टा जे -1 है तो जे की वैल्यू अपर लेवल की एनर्जी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये है इस टाइप से है, मीन्स 0 से 1 की तरफ जा रहा है हमारे पास कोई मॉलिक्यूल, तो डेल्टा जे हमारे पास क्या है, यहाँ पर +1 है, तो जो यहाँ पर जे जहाँ आप सब्स्टिट्यूट करेंगे 2b(j+1) में, तो जे की वैल्यू कौन सी रखेंगे, जब जो लोअर लेवल की वैल्यू है, ये हमारी लोअर लेवल की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पर आप एनर्जी में 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। देन अगर जे डेल्टा जे इक्वल्स टू -1 है, फॉर एग्जाम्पल इस टाइप से है, ये हमारे पास 1 था, ये 0, मीन्स अब इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल 0 है और इनिशियल हमारा 1 था, 0 -1 -1 हो गया, तो -1 अगर है इसी केस में हम जे की वैल्यू अपर लेवल की जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे कि हमारे पास अपर लेवल क्या है, हमारे पास अगर 1 से 0 जा रहा है, मीन्स अपर लेवल क्या हुआ है 0, मतलब फाइनली 0 में ही जा रहा है, तो उसके जे की वैल्यू हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर। इस तरीके से हम एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। देन हमारे पास क्या है नेक्स्ट, पी आर ब्रांच। जब अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो उसमें पी ब्रांच आता है, आर ब्रांच आता है, जिसमें कि हमारे पास आर ब्रांच के लिए डेल्टा जे +1 है और पी ब्रांच के लिए डेल्टा जे हमारा -1 है। इस तरीके से यहाँ पे सेंटर में क्या है, जो मॉलिक्यूल्स की एक्चुअल एनर्जी है, देन इधर जैसे डिक्रीज हो रही है एनर्जी, इंक्रीज हो रही है एनर्जी, इस तरीके से
कैलकुलेट करते हैं। अगर आप इसका पी ब्रांच जो फर्स्ट लाइन है और आर ब्रांच जो फर्स्ट लाइन है, इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस आप कैलकुलेट करें तो हमारे पास एनर्जी आएगी 4B, और बाकी सबके बीच में एनर्जी डिफरेंस होता है 2B का। देन हमारे पास लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल की पी आर ब्रांच आता है, ये हमारी एनर्जी डिफरेंस हो गई। देन अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का देखें तो इसमें पी क्यू आर ब्रांच होता है, इसमें क्यू बैंड भी आता है मॉलिक्यूल की एक्चुअल एनर्जी के कारण। देन -1 के कारण आता है हमारे पास पी ब्रांच, और +1 के कारण आता है हमारे पास आर ब्रांच। इस तरीके से हम उनकी एनर्जी निकाल सकते हैं। देन यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, हमारे पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो 3n होता है। मीन्स जित n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है उसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 3 डायरेक्शन होते हैं XYZ, इससे हम निकल जाएगा टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। देन टोटल नंबर ऑफ एटम्स n होता है। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग मोड निकालना है तो n-1 कर देंगे तो स्ट्रेचिंग मोड निकल जाएगा। बेंडिंग मोड निकालने के लिए क्या करेंगे, 2n-5 कर देंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास पैरेलल वाइब्रेशन एंड परपेंडिकुलर वाइब्रेशन। पैरेलल वाइब्रेशन क्या होता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस हो किसी मॉलिक्यूल के उसके अगर पैरेलल कोई वाइब्रेशन हो रहा है तो वो होगा हमारा पैरेलल वाइब्रेशन। अगर कोई वाइब्रेशन एसिमेट्रिक टू प्रिंसिपल एक्सिस है देन वो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होगा। देन क्या है, CO2 और O2 में, अगर CO2 में जो J की वैल्यू अगर ऑड है तो वो बैंड मिसिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर कोई स्पेक्ट्रम है, इसमें क्या है, अगर जे की वैल्यू, इसमें मान लीजिए E1 है, जे की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 3, तो जे की वैल्यू जो ऑड वाला है उसके लिए हमारा ये जो स्पेक्ट्रम होगी, ये जो लाइन होगी ये मिसिंग होती है इस तरीके से। इस कारण से जो पहले एनर्जी सबके बीच में 2B का डिफरेंस था, इस टाइप से अब क्या हो जाएगा, ओवरऑल ये डिफरेंस 4B का हो जाएगा, कि जो जितने भी अल्टरनेट लाइन है वो गायब हो जाएंगे CO2 के लिए। इस तरह O2 में क्या हो गया, हर अल्टरनेट लाइन इवन वाली मिसिंग हो जाएगी, और उसके कारण एनर्जी जो डिफरेंस दिखेगा दो एडजेसेंट लाइन के बीच में, वो 4B का डिफरेंस दिखेगा। देन डिफरेंस बैंड एंड कॉम्बिनेशन बैंड। डिफरेंस बैंड क्या होता है, जो दो एडजेसेंट बैंड है उसके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है डिफरेंस बैंड है। कॉम्बिनेशन बैंड क्या होता है, जो दो एडजेसेंट बैंड लाइक फंडामेंटल एंड फर्स्ट ओवरटोन, तो उसके कारण समेशन के कारण जो बैंड आता है वो हमारा कॉम्बिनेशन बैंड है। देन नेक्स्ट हमारा एक्सीडेंटल डिजनरेसी, ये कब होता है, जब एक फंडामेंटल वाइब्रेशन और एक ओवरटोन कपल करें, इस कारण से जो हमारे पास एक्सीडेंटल डिजनरेसी आता है। जब कोई वो दो बॉन्ड जो है इंटरेक्ट करते हैं तो क्या होता है, एक की इंटेंसिटी बढ़ जाती है और एक की इंटेंसिटी कम हो जाती है, ये होता है हमारा एक्सीडेंटल डिजनरेशन का के कारण होता है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है कि एनर्जी का कोई एक्सचेंज नहीं होता है। मीन्स जितना एनर्जी लिया कॉलिजन, जितने एनर्जी उसके पास बिना बिफोर कॉलिजन था, आफ्टर कॉलिजन भी उसके पास एनर्जी की वैल्यू सेम ही होगी, वो होता है हमारा इलास्टिक कॉलिजन। और जनरली होता है रेले स्कैटरिंग में, इसमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है। इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। मीन्स एक एनर्जी, इस एक पार्टिकल था E1 एनर्जी का, एक पार्टिकल था E2 एनर्जी का, जब ये दोनों कोलाइड किए तो क्या होगा, जो E1 पार्टिकल है वो अपनी एनर्जी E2 को डोनेट कर दें, तो और आफ्टर कोलिजन E के पास एनर्जी हो जाए 0, और जो पार्टिकल 2 था इसके पास एनर्जी हो जाए E1 प्लस E2। मीन्स एक तरह से क्या हुआ, एनर्जी इसकी डबल हो गई। मीन्स क्या, E1 और E2 ने अपनी एनर्जी को एक्सचेंज किया, इसने कुछ दिया दूसरे ने कुछ लिया, ये हो गया हमारा इन इलास्टिक कोलिजन। और जनरली ये होता है स्टोक्स और एंटी स्टोक्स, इसके कारण होता है। देन हमारे पास एक फॉर्मूला है म्यू आई इक्वल्स टू अल्फा ई। अल्फा हमारे पास यहाँ पोलराइजिबिलिटी है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और म्यू आई हमारा डाइपोल मोमेंट है। देन आप समझते हैं हमारे पास ये स्टोक्स, एंटी स्टोक्स और रेले क्या है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एनर्जी लेवल्स हैं डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ये क्या करेंगे, कोई भी लाइट आई इस पे पड़ी तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को लेंगे और जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में। और सेम पार्टिकल तो स्टेबल होना चाहेगा, तो वही ये जो पार्टिकल जो यहाँ पे गया है, ये पार्टिकल क्या करेगा, ये दोबारा से ग्राउंड स्टेट पे आना चाहेगा और अपनी एनर्जी को जिसने ली थी वो एनर्जी को रिलीज कर देगा। तो इसे प्रोसेस को कहते हैं हमारे पास रेले स्कैटरिंग। मीन्स उसने जितनी एनर्जी ली उतनी एनर्जी उसने
लूज कर दिया है। देन नेक्स्ट ये हमारे पास फर्स्ट पॉसिबिलिटी हुआ। देन सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि हम पार्टिकल ने एनर्जी ली, यहाँ पे गया, देन हमारे पास जो जब वो पार्टिकल वापस आ रहा है तो वो हायर लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल पे आया। मीन्स इससे क्या पता चल रहा है कि पार्टिकल ने जितनी एनर्जी ली थी, लेकिन जब वो एमिट कर रहा है तो उतनी कंप्लीट एनर्जी एमिट नहीं कर रहा है, उससे कुछ एनर्जी कम एमिट कर रहा है। मीन्स जो हमारे पास जो फाइनल एनर्जी है वो हमारी इनिशियल एनर्जी से कम है। ये तो इसको कहते हैं हम स्टोक्स। देन अगर ये पार्टिकल अगर हमारे पास एक और एनर्जी लेवल होता और अगर ये पार्टिकल इससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा होता, मीन्स जितना एनर्जी इसने लिया है उससे ज़्यादा एनर्जी अगर रिलीज कर रहा होता कोई पार्टिकल्स, मीन्स जो हमारे पास ई फाइनल है वो ज़्यादा होता ई इनिशियल से, तब उस कंडीशन में हमारे पास होता है एंटी स्टोक्स। इस तरीके से अगर आप एनर्जी का ऑर्डर देखें, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? एंटी स्टोक्स की। क्यों? ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो इसलिए एंटी स्टोक्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। देन रेले, रेले क्या है? जितना एनर्जी ले रहा है उतना रिलीज कर दे रहा है। स्टोक्स क्या है? वो कम एनर्जी रिलीज कर रहा है, इसलिए इससे सबसे लास्ट में है। अगर आप इंटेंसिटी का ऑर्डर देखेंगे तो इंटेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा कि रेले के लिए सबसे सबसे हाई इंटेंसिटी होगी, क्योंकि जितने जनरली मोस्टली नंबर ऑफ इंटेंसिटी कैसे डिसाइड होगी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो प्रॉपर्टी शो करेंगे, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि जितना एनर्जी वो लेते हैं उतना एनर्जी रिलीज कर देते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी है रेले की। देन उसके बाद पॉसिबिलिटी है स्टोक्स की। कोई पार्टिकल वो एनर्जी ले रहा है, वो या तो जितना एनर्जी उसने लिया है उतना लूज कर सकता है, या तो उस उससे कुछ कम एनर्जी लूज करेगा। वो अपने से ज़्यादा एनर्जी लूज कर सके जितना उसने लिया है, तो उससे ज़्यादा एनर्जी लूज कर सके, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए हमारे पास इंटेंसिटी का ऑर्डर क्या होता है कि रेले का सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है, देन स्टोक्स का, देन एंटी स्टोक्स का। देन हम अब पढ़ेंगे रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। मीन्स कोई मॉलिक्यूल उसमें रोटेशनल मोशन है और रमन भी फॉलो कर रहा है, मीन्स उसमें स्कैटरिंग भी हो रहा है। मीन्स जैसे कि हमारे पास रोटेशनल और वाइब्रेशनल था, उसमें जो हो रहा था, जो एनर्जी में चेंज आ रहा था, उसमें क्यों आ रहा था? वाइब्रेशन में वो मॉलिक्यूल वाइब्रेट हो रहा था, उसके कारण एनर्जी चेंज हो रहा था। रोटेशनल में मॉलिक्यूल हमारा रोटेट हो रहा था, इस कारण से एनर्जी चेंज हो रहा था। लेकिन रमन में क्या होता है? रमन में ऐसे रोटेशन या वाइब्रेशन किसी टाइप का मोशन से एनर्जी चेंज नहीं आता है, यहाँ पर स्कैटरिंग के कारण एनर्जी चेंज आता है। इस मीन्स एनर्जी लिया, कुछ डोनेट किया, ये जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा है ये हमारा रमन में होता है। देन हमारे पास रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, मीन्स कोई मॉलिक्यूल रोटेट भी कर रहा है और वो स्कैटर भी कर रहा है या स्प्लिट कर रहा है एनर्जी, अपनी एनर्जी को। इसके लिए सिलेक्शन रूल होता है डेल्टा जी 0 ± 2। जीरो क्या होता है? रेले के लिए, मीन्स जितना उसने एनर्जी लिया उतना डोनेट कर दिया, एमिट कर दिया। देन ±2 किसके लिए होता है? रमन के लिए होता है। अगर डेल्टा जे -2 है तो ओ ब्रांच होगा, डेल्टा जे अगर +2 है तो एस ब्रांच होगा। अगर आप इसका डेल्टा ई डिफरेंस निकालें, एनर्जी डिफरेंस दो लेवल का, तो हम बी अपॉन बी एंड 4J + 6 आएगा। इसको ये डिराइव करना पड़ेगा, डिराइव करके ये वैल्यू आ जाएगी। देन स्टोक्स लाइन के लिए हमारी एनर्जी का फॉर्मूला है, ये एंटी स्टोक्स के लिए फॉर्मूला है रोटेशनल रमन के लिए। इसमें क्या होता है? रेले और जो फर्स्ट एंटी स्टोक्स है उसके बीच में डिफरेंस होता है 6B। इस तरह रेले लाइन और फर्स्ट स्टोक्स लाइन के बीच में भी एनर्जी डिफरेंस होता है 6B का। इधर जो स्टोक्स वाला है इसको कहते हैं हम O ब्रांच, और जो इधर एंटी स्टोक्स है इसको कहते हैं हम S ब्रांच, और ये जो बीच में जो रेले लाइन आ रहा है इसको हम कहते हैं Q बैंड। इस तरीके से जो यहाँ पर कितने जो हर एडजेसेंट लाइन है इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस है 4B। और यहाँ पर O2 और CO2 के केस में क्या है? अगर J इवन है तो वो वाई लाइन मिसिंग हो जाती है, इस कारण से जो एनर्जी डिफरेंस 2B का था वो हमें अब यहाँ पर 4B का हो गया है। ये जैसे हमने रोटेशनल रमन पढ़ा उस तरह से हमारे पास वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है। यहाँ पर जो सिलेक्शन रूल है तो डेल्टा V इक्वल टू +-1 +-2 +-3 है। यहाँ पर एंटी स्टोक्स की और स्टोक्स की एनर्जी है, ये आपको याद करना पड़ेगा। देन अगर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर है, जैसे कि हमने पढ़ा था वाइब्रेशनल में, इस तरह यहाँ पर भी वाइब्रेशनल रमन है, यहाँ पर भी एक अनहार्मोनिक ऑसिलेटर आएगा,
तो उसे कैलकुलेट करने के लिए एनर्जी सबकी सेम ही होती है। जो हमने ऊपर पढ़ा था वही सेम एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर भी हम वाइब्रेशनल रमन में भी यूज करते हैं एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। सो ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, वरना ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो गेट के सिलेबस में है और गेट के लिए इम्पोर्टेंट है और नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।